तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी का कहना है कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो प्रदर्शनकारियों को पेंशन देगी। इस बयान का क्या मतलब है, क्या मायने है, इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। कर्नल दयाशंकर जी, आपके पास वापस आना चाहूंगा। क्या कह रहे थे ब्रेक से बाद, अपनी पूरी बात रखिए। देखिए, दो तीन बात हुई थी। जी। एक आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए हुआ था कि वो पाकिस्तान गए थे। तो संतोष भाई को एक चीज कहूंगा, हमेशा हिंदुस्तान यही कोशिश करता रहा है सर कि सबको पहले हम लोग हाथ जोड़ करके उनका सम्मान करते हैं, मुलाकात करते हैं, और नहीं तो फिर तो मुकालात होता है, वो हम कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। मेरा कहना यह है कि एक प्रधानमंत्री गया वहां पर गुड जेस्चर में, पहले तो अपने अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने उनको बुलाया, सम्मान दिया। ऐसा पहली बार हुआ था, दूसरी बार क्यों नहीं बुलाया? जानते हैं कि वो जो लिखा हुआ है ना कि सठ सुधर रही सतसंगति पाई, यदि मोदी जी के जाने के बाद भी उन्होंने सम्मान नहीं रखा तो दूसरी बार हमने नहीं बुलाया सर। मैं उस शपथ ग्रहण समारोह में था, दूसरी बार हमने उनको कतई नहीं बुलाया। तो उस बात को आप छोड़िए, हमारा देश बहुत सहिष्णु देश है, वसुधैव कुटुंबकम में हम बात करते हैं। जो आप कह रहे थे कुछ हद तक आप भी अपने हिसाब से सही होंगे कि फादर कहें, कि पिता कहें, कि बाबूजी कहें, वो जिस जवान में कहिए, मतलब एक ही होता है कि ये देश की जो संपत्ति जल रही है ना सर, इसकी चिंता क्लेश आपको भी हृदय में होगा। ये मैं लिख के देता हूं, मुखर आप हो या ना हो, क्या पता नहीं आपका है, लेकिन सर जिस पार्टी ने ये किया वो पार्टी बोलने को आज तैयार नहीं है। बोल रही है हम पेंशन देंगे, ये बात आपके मुखिया ने बोला क्या? हमने उनके ऊपर, आप कहते हैं कि देशद्रोह, तो एक लाइन से मैं 3-4 नेता का नाम लेता हूं आप ही के, कि क्या आदरणीय अजीत जी के बारे में हम लोगों ने ऐसा कुछ कहा कि उपद्रव में हाथ है? जयंत जी को कहा, संतोष जी को कहा, या और भी 2-4 लोग जो यहां पर हैं, हम तो नहीं कहते ऐसा। क्या मायावती जी को हमने कहा? मायावती जी ने पहले ही स्टेटमेंट देके क्लियर कर दिया, जो कर रहा है उसी को कह रहे हैं। और पेंशन की जहां तक बात है, ये कुनबा ही ऐसा है जी कि इसको तो पेंशन देना ही है, वो भी बिना काम के, बिना सेवा के पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन हमको भी मिलती है, लेकिन सेना में सर्विस करने के बाद 30 साल के बाद हमको मिलती है, इनको वैसे ही मिल जाएगी। इनको चाहिए बस येन केन प्रकारेण, इनको चाहिए डेरा डालो, घेरा डालो, पूरा होना है। संतोष भाई लड़ रहे हैं उसके लिए जिससे इनको न लेना है न देना है। बीच में बाली बने हुए हैं, रावण की नगरी तक हमको पहुंचना है, ये बीचे में सब कुछ करने पर तुले हुए हैं। क्यों आप अपने नाम को बदनाम करते? आप किसानों के मसीहा रहे हो किसी कालखंड में, आप सबके सोचने वाले अच्छे हो। भैया मैं आपको आज भी प्रणाम करता हूं, हमारी पार्टी भी आपका सम्मान करती है। झूठ मूठ के आप हमारे साथ दुश्मनी तोड़ने पर काहे लिए? राजनीतिक दुश्मनी में इतना नहीं चले जाना है कि हम व्यक्तिगत में हिचकिचाने लगे आपस में बात करते समय। मेरा फिर एक आग्रह है हिमांशु आपसे कि भारतीय जनता पार्टी पूरे संविधान के विधि के अनुसार कानून बनाई है। इसका दूसरा पक्ष देखिए, यदि केंद्र स्तर पर चलिए तो एक ऐसी भी पार्टी रही है सरकार में सालों सालों और डिकेड्स तक, जिसने कोई नहीं कानून बनाया, रात को बैठा करके इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। वो आपको पसंद आ गई? रात को एक पेड़ रहा तो पता लगा कि कितने सारे पेड़ दिल्ली को लहू लहान कर दिया। कौन सा कानून बना था? आपको 84 का चुनाव हम बताते हैं कि जब चुनाव होने वाला था, पूरा का पूरा विपक्ष त्याग पत्र देके बाहर हो गया था, और उसके बावजूद भी आपने अकेले कांग्रेस ने अपना कानून बनाया। मैं उसका भी डिटेल आपको दे सकता हूं, लेकिन उसका समय लेना नहीं चाहता मैं। अच्छा दयाशंकर जी, मैं कहना यह चाहता हूं सर कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। जो घर वाला है वो बर के नीचे चला गया, यानी पेड़ के नीचे रहने चला गया, और जो पेड़ वाले हैं आज मसीहा बन के घर के अंदर चले आए। हम पेंशन देंगे, मान न मान, मैं तुम्हारा मेहमान। पेंशन ये देश के शहीद को तो दे ही नहीं सकते हैं, उपद्रवी को देंगे। मंदिर की बात हो रही थी, ट्रांसलेशन नहीं कर सके ये मंदिर की केस का, पूरे प्रकरण का। आदरणीय योगी जी की सरकार आई, उसको ट्रांसलेट करके रखा, और तुरंत ये तो अपील में जाकर के एप्लीकेशन देके कहने वाले हैं कि और डिले करो, अगले साल इसका और आने दो। आज हमें कहना है कि सर्वधर्म समभाव की बात करो, सबका साथ सबके विकास की बात करो। दुनिया हमारे ऊपर विश्वास करती है संतोष भैया, आप ही हम पर विश्वास करो, और सद्बुद्धि दो कि अखिलेश जी की जो पार्टी है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं उनको बुरा नहीं मानता, वो जो हैं जिनके ऊपर बैठे हैं सलाहकारों को कहिए कि वो भी माने कि सबका विश्वास, आज जनता पूरी विश्वास कर रही है आदरणीय मोदी के ऊपर। बात सबके साथ की करते हैं तो आपको हिचकिचाहट क्यों है? अच्छा, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, फिर पेट्रोलियम मिनिस्टर ये कहते हैं कि जो भारत माता की जय कहेगा वो ही इस देश में रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। देखिए, हर एक का विचार होता है।
उन्होंने कहा कि देश में रहने वाले को भारत माता की जय कहना चाहिए, तो मैं भी कहता हूं जो कहना चाहिए, मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कहता हूं जो वंदे मातरम कहना चाहिए, कहां दिक्कत है। लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भरे विधानसभा के अंदर ये बात कही थी कि मैं हिंदू हूं, मैं हर रवायत को पूरी करूंगा। इसका मतलब ये नहीं जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो अपनी पूरी खुशहाली से ये ईद मनाएं, उसमें हमें उनको पूरी सुरक्षा देनी है, पूरी मदद करना है। मुख्यमंत्री का ये दायित्व होता है। अभी क्रिसमस डे मना है, कहीं सुना है आपने तूफान? कहीं कोई तूफान नहीं हुआ। इसी 25 की बात कर रहा हूं मैं। और साथ साथ बल्कि इसी को तो कहते हैं कि हमारी तहजीब जो है मिक्स है। वी आर डाइवर्जेंट एट द डाइवर्जेंट एंगल बट वी बिलीव इन यूनिटी। और यूनिटी इतनी कि एक तरफ अटल जी का हम जन्मदिन मना रहे थे 25 तारीख को, और दूसरी तरफ क्रिश्चियन समाज अपना क्रिसमस डे मना रहा था, और शांति से सब कुछ मनाया गया। अभी हाल ही में सिख पंथ ने अपना मनाया है गुरु जी, अभी कल ही की बात बता रहा हूं मैं, और की तो बात ही छोड़ो। मेरा कहना यह है सर कि हमको शांति से रहने दीजिए, ये पत्थर वत्थर फेंकवाना। और दूसरा सबसे खतरनाक, हिमांशु जी एक लाइन जोड़ दूं कि अब ये नया रवायत शुरू हो गया है, राष्ट्रीय झंडा हाथ में, ठीक है सर, सारे जहां से अच्छा का गाना, और मौका लगते ही पत्थर निकाल के फेंक देना। ये क्या है सर? ये कौन सी ट्रेनिंग संतोष जी दिलवा दिया आपने सपा से? ये ट्रेनिंग नहीं दिलाइए। सपा शुरू में करती थी, आपकी पार्टी को मैंने कभी करते हुए देखा नहीं है ऐसा काम। तो जो कुकर्मी है उसको कुकर्मी कहिए सर, नहीं तो आप भी कहीं ना कहीं पाप के भोगी होंगे। मैं सीधी सी बात करता हूं। सुनील जी, विपक्ष के पास मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुद्दा है नहीं, और जो भी मुद्दे हैं उस पे वो सही से खड़े नहीं हो पा रहे। यानी कि जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे वो बोलना नहीं चाहते कहीं ना कहीं, या फिर उसको ज्यादा गंभीरता से वो रख नहीं पा रहे हैं। रखना चाहिए जबकि, लेकिन नहीं रख पा रहा है विपक्ष। और दूसरी तरफ स्थिति हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की कोशिश की जाती है। ऐसे बयान कि हम उन लोगों को पेंशन देंगे, ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति है। इससे कहीं ना कहीं समाज को नुकसान है, लेकिन राजनीतिक रोटियां क्योंकि सेकनी है तो ऐसे बयान देने हैं। हिमांशु जी, विपक्ष को महंगाई पे धरना प्रदर्शन करना चाहिए, ठीक। अन्य जो समस्याएं जनता की हैं, उन्हें बीज नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, उनके सामने क्या समस्याएं हैं, उस मुद्दे पर कोई भी राजनीतिक पार्टी जाना नहीं चाहती है, और उसके पास कोई मुद्दे हैं भी नहीं। इधर जितना, मैं ये नहीं कह रहा हूं जितना बीजेपी ने काम किया है, कम नहीं किया है माननीय मोदी जी ने। उन सब को देखते हुए पार्टियों के नेता हाईकमान बहुत परेशान हैं कि कैसे भाजपा को घेरा जाए। लेकिन जब हमने उस दिन भी कहा देश नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ले लीजिए, चाहे माननीय योगी जी ले लीजिए, देश के लिए कितना काम कर रहे हैं बताइए। जिनने आग लगाई है उनको जेल भेजा जा रहा है, उनके लिए आप कह रहे हैं कि हम उनको पेंशन देंगे। तो इससे तो ये लग रहा है कि देश में आप दो बंटवारा करना चाह रहे हैं, एक वर्ग का दूसरे वर्ग से, और हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा करना चाह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट समझाया कि एनआर में सॉरी एनपीआर में और AA में कोई दिक्कत नहीं है। स्पष्ट करने में जब अभी कोई नागरिकता आपके लिए छीनी जा रही है, ना कोई प्रभावित की जा रही है, तो उस पे आप जंग लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उचित तो नहीं है। तो यही मुद्दे, यही विपक्ष पास मुद्दा है, और कोई मुद्दा उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। संतोष जी, फिलहाल के लिए कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। जो मुद्दे हैं उनको आप उठाना नहीं चाह रहे हैं, या फिर उस चीज को लेकर आप उतना गंभीर नजर नहीं आते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विपक्ष की बात। हिमांशु जी, बात यह है कि त्रिपाठी जी ने एक बात कही है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। देश के विषय में उन्होंने कहा कि देश नहीं रहेगा तो क्या। मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ, एक पिक्चर में डायलॉग है बहुत बढ़िया कि हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा। 2014 के पहले भी हिंदुस्तान था, तब भी हमारे पास आर्मी थी, तब भी हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश थे, तब भी आतंकवाद था, और तब भी जनता ने बड़े 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 इत्मीनान से इसको निपटाया है। और सेना ने एक नहीं पाकिस्तान के 2 टुकड़े का काम किया था। उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी। तो मेरा ये कहना कि ऐसा नहीं कि मोदी जी नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये बीजेपी की गलतफहमी है कि हिंदुस्तान बीजेपी की वजह से है। हिंदुस्तान बीजेपी के पहले भी था और है और रहेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, बीजेपी जो सरकार है, बहुत होशियार लोग हैं इसमें, इनके जो थिंक टैंक है वो इस तरीके के काम करते हैं कि लोगों को उकसाने का काम करते हैं। प्रदेश की सरकार का और जो हमारी केंद्र सरकार का है, उसका मूल जो काम होता है वो कल्याणकारी योजनाओं को लाभान्वित करने के लिए जनता के लिए बनाई जाती है। जनता ने इनको चुना था अच्छे दिनों के लिए कि अच्छे दिन आ जाएंगे, हमारा विदेश से काला धन वापस आ जाएगा,
सबको 14-14 लाख रुपया मिल जाएंगे, हमारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, इतने करोड़ रुपया नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसमें से एक भी एजेंडे पर बीजेपी ने काम नहीं किया। ना काला धन वापस आया, ना तो अच्छे दिन आ गए, ना ही कोई महंगाई घट गई। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी अपना ध्यान इन योजनाओं से ध्यान बंटवाने के लिए दंगा जैसी स्थितियां पैदा करती है। बीजेपी का काम ऐसा है, इनके विचार ऐसे हैं। अभी मेरे मित्र दुबे जी ने यह कहा था कि भारत माता की जय बोलना ये उनका विचार है। अगर आपके मंत्री जी का भारत माता की जय बोलने का विचार है तो मैं उससे सहमत हूं। भारत माता की जय बोलने के लिए पूरा हिंदुस्तान तैयार है, कौन तैयार नहीं है उसके लिए। लेकिन अगर कोई विपक्ष का नेता कोई अपना विचार रखता है तो उस पर हो हल्ला मचाने की फिर कोई जरूरत नहीं है। आपके विचारों से अगर मैं सहमत हूं तो मेरा भी विचार है, मेरे भी विचार को आप सुनिए। बीजेपी के तमाम नेता लोकतंत्र सेनानी की पेंशन प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र सेनानी बीजेपी में नहीं है। तो लोकतंत्र सेनानी अगर बीजेपी में रहते हुए भी वो पेंशन प्राप्त करते हैं और किसी नेता ने यह कह दिया कि जो गलत रूप से लोग फंसाए गए हैं, जिनको गलत रूप से जेल में डाला गया है, उनको अगर मैं पेंशन दूंगा तो उसमें कौन सी बड़ी बात आ गई भाई? गलत कहा उन्होंने? गलत उन्होंने क्या कहा? गलत क्या उन्होंने ये कहा कि गलत तरीके से जो लोग फंसा दिए गए हैं, उनका कहना तो यही, उनका मतलब तो समझिए कि जिन लोगों को गलत रूप से आरोपित कर दिया गया है, जिनको अदालत अगर बरी कर देती है तो उनको तो पेंशन देने में क्या दिक्कत है भाई? लोकतंत्र सेनानी तो इंदिरा गांधी ने फंसाया था तो लोगों ने पेंशन दिया उनको और पेंशन ले रहे हैं लोग, तो उसमें तो किसी कोई आपत्ति नहीं। उसमें बीजेपी के भी लोग हैं। आपने कहा कि उकसा रही है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी उकसाती है। किस चीज को लेकर आप ये कह रहे हैं? नहीं, बीजेपी ऐसा ही काम करती है। कोई भी काम बीजेपी का आप लीजिए, बीजेपी शासन नहीं करती, बीजेपी उंगली करती है। अच्छा, कोई करने पे ऐसा आदमी कानून बता दीजिए जिसका सभी उसके पक्ष में खड़े हों। कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं। 100% आपको उस चीज की सहमति दिलवाने के लिए अगर आप चले जाएंगे तो इस देश में ना कोई कानून रह जाएगा, ना कोई व्यवस्था रह जाएगी। हिमांशु जी, बात ये नहीं है। सहमति तो हम, केंद्र की सरकार अगर कोई कानून बनाएगी तो सहमति तो होना पड़ेगा आदमी। हाँ। लेकिन आप उसको इस ढंग से कहते हैं, जैसे 370 के विषय में मोदी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा किसी की माई के लाल के औकात हो तो 370 हटा के दिखा दे। अब ये बात कहने की क्या जरूरत है? 370 को तो सब लोगों ने मान लिया, उस पर तो किसी ने विद्रोह नहीं किया था। ये बात तो उकसाने वाली है ना। अगर किसी आदमी को पर आप चैलेंज करेंगे, किसी के माई के लाल में दम हो तो 370 हटा के देख दे, तो मानी बात फिर अगला आदमी कहेगा मेरी सरकार आएगी। से आप क्यों नहीं हटा पाए उसको? मेरी बात सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि मेरे मन में फिर ये बात आएगी कि मेरी सरकार अगर आएगी तो मैं हटा दूंगा, तुम्हारा बनाया हुआ कानून मैं हटा दूंगा। फिर आप कहेंगे ले तो साबित तो देशद्रोही है। आप क्यों चैलेंज करते हैं किसी व्यक्ति को? मेरा कहना कि चैलेंज मत करिए। आपने कानून बनाया, उसको सभी लोग पालन कर रहे हैं, मानिए भाई। आप उंगली कर रहे हैं जबरदस्ती। अच्छा, राजनीति में चैलेंज एक्सेप्ट हो जाते हैं, लेकिन क्या आप इस बात को समझना चाहते हैं कि क्या सही है क्या नहीं सही है? क्या इस बात को समझना चाहते हैं? समझना चाहता हूं, बिल्कुल समझना चाहता हूं। ये जो एनआरसी है, जो CAA है, इस पे कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी ने पहली बार काम शुरू किया है। ये तो इसके पहले से काम शुरू था। लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये जो काम करते हैं उसको चैलेंज करते हैं कि मैंने ये कर दिया, किसी के माई के लाल में दम हो तो आप हटा दीजिए। तो कोई और कर देता, कोई और कर देता। एनआरसी ले आए, कोई बोला नहीं। कहाँ ले आए एनआरसी? एनआरसी को लागू किया उस दिन आसाम में लागू कर दिया था। आप 19 लाख लोग उसमें बाहर हो गए थे आसाम कोर्ट की तरफ से। फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो राष्ट्रपति हैं उनको बाहर तथ्यात्मक जानकारी दिया, एमएलए एमपी उसमें बाहर हो गए थे, लेकिन किसी ने आंदोलन नहीं किया। सब लोगों ने कहा भाई एनआरसी चल रहा है। वो तो आप इस तरीके की भाषा बोलते हैं कि लोगों को चैलेंज आपका स्वीकार करना पड़ता है। अच्छा, क्या कहा गया कि देश में एनआरसी आ रही है, कल ही हम लागू कर दे रहे हैं? उन्होंने ये कहा लाएंगे ना। बात हिमांशु जी ये है कि 5 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट केंद्र पे बहुमत की सरकार है। एक भी किसी जो हमारे एनआरसी में नहीं आते हैं, जो लोग बाहर से घुसपैठिए हैं, उनको भेजने का काम इन्होंने एक तो नहीं किया। उनको निकाल के अगर ये 1000-2000 आदमी बाहर कर देते कि साहब ये बांग्लादेशी, मैंने बांग्लादेश भेज दिया, या पाकिस्तानी पाकिस्तान भेज दिया, तो जनता एक बार मानती कि नहीं बीजेपी कुछ दिल से काम कर रही है। चिन्हित करके जब अलग रखा है तो इतना हंगामा, चिन्हित करके अलग रखा है तो इतना हंगामा। मैं कहता हूँ आप भेजिए, कौन कहता है? आप भेजना नहीं चाहते, नहीं, चिन्हित करके भेजना नहीं चाहते, सिर्फ हिंदुस्तान की जनता को चैलेंज करना चाहते हैं। एनआरसी में जो लोग अपनी नागरिकता, एक सेकंड, जो लोग नागरिकता अपनी साबित नहीं कर पाए, वो उनको अगर चिन्हित किया जाता है तो इतना हंगामा होता है। उनको बाहर कर देंगे अगर, तो फिर तो आप पूरा देश जो है सर पे उठा लेंगे। सैकड़ों लोग पहले से चिन्हित हैं, उनके कैंप हैं कि ये बांग्लादेशी हैं और ये पाकिस्तानी हैं, उनको बाहर नहीं किया जा रहा है। उनको भी बाहर, उनको आप बाहर करिए, कौन रोके? वो तो चिन्हित है ऑलरेडी कि ये बांग्लादेशी हैं, उनको कहां बाहर किया जा रहा है?
अच्छा, क्या केवल हल्ला मचाया जा रहा है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, जब तक कोई उसको चैलेंज स्वीकार नहीं कर ले तब तक ये बोलते रहेंगे साहब मैं ये कर ठीक है, दूंगा। दयाशंकर जी कुछ कह रहे हैं जी। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो चिन्हित वाली बात कर रहे हैं ना भैया कि चिन्हित है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कुछ एक लोग चिन्हित हैं। देश आज ये चाहता है कि जिस तरह से 370 को समूल खत्म कर दिया गया, सर स्ट्राइक्स जितनी हुई, चाहे एयर हो चाहे सर्जिकल हो, जितनी भी हुई समूल हुई। इसी तरह से मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि नागरिकता पर भी जो कार्रवाई हो वो समूल हो, सब चीजों को देख परख करके, ताकि कोई गलती ना होने पाए। अब चैलेंज की जहां तक बात है, आप अपनी ही बातों में दुविधा पैदा कर देते हैं ये कह करके कि आप में कुछ निकाल के दिखाओ, कुछ आदमी को करना चाहिए। चैलेंज तो आप दे रहे हो, हम तो सिर्फ काम कर रहे हैं। सुनो ना मेरी बात को, हम तो सिर्फ काम कर रहे हैं, चैलेंज तो आप कर रहे हो। लेकिन बड़ी अजीब सी परिस्थिति में आपने डाल दिया है पूरे विपक्ष को कि एक आदमी की वजह से, देखिए आप मानिए कि आप किसानों के मसीहा की पार्टी हैं, हम कभी भी विरोध नहीं करते, इस बात को मैं बड़ा सम्मान करता हूं। जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान जय किसान, तो उसमें आप शामिल हैं। लेकिन जानते हैं भीष्म पितामह की दुर्गति क्यों हुई भैया? क्योंकि वो चीरहरण को देखते रहे कि ये कुछ नहीं। इस वक्त वो पेंशन देने की बात करता है और संतोष भाई उसका सपोर्ट करते हैं। शायद इसी वजह से आप अजीत भाई को उस सैया पर डाल दी है आपकी पार्टी ने। मेरा कहना क्या है, सुनो सर, बार बार आप देश हित की बात करते हो। भाजपा क्यों मुखर होती है? क्योंकि जब आप नहीं मुखर होते हो तो भाजपा को मजबूरी में मुखर होना पड़ता है। नहीं तो जिस दिन आप मुखर होगे, साथ दोगे, तो राम गोविंद चौधरी जैसे कि हिमाकत नहीं होगी जो इस तरह के स्टेटमेंट दे करके इस देश के अंदर से निकल जाए और आपको भेष बचाने के लिए कभी कहना पड़े ये देखिए जी वो तो बात का जवाब था, देखिए जी वो क्या पता कर देंगे। अरे वो पक्का करेंगे, आप जानिए, तब वो आपका भी साथ नहीं लेंगे, वो पक्का करेंगे। मेरा कहना यह है सर कि ये देश हित का एक बहुत बड़ा इशू है। कानून पारित हो चुका है। इस देश में परंपरा रही है कि बिना कानून को आधी रात को लोग कानून कर देते थे और कानून के बिल को फाड़ के फेंक देते थे। आज एक ऐसी पार्टी है जो सोच विचार करके कानून कर रही है। हमारे कांग्रेस में एक चीज हिमांशु बेसिक फर्क है, वो कानून खूब बनाते थे, लेकिन हम कानून जो है या जो थोड़ा सा बनाते हैं उसको क्रियान्वय करते हैं संतोष भैया के संतोष के लिए। क्योंकि किसी ने कहा था 370 पर, हमने चैलेंज नहीं किया संतोष भाई, किसी ने कहा जम्मू घाटी से कि कोई कंधा देने वाला इस झंडा को नहीं मिलेगा। आप याद करिए उस दिन को। और वहां के लोगों की हालत ये थी कि जब वहां बाढ़ आई तो लोग पत्ते के तरह से पानी में तैर रहे थे। तब किसी ने देश की सेना के ऊपर पत्थर नहीं मारा था, बल्कि हाय माँ बाप करके और उनको छान आप भी सत्ता में आ गए थे, जो विरोध करते रहे आप उनके साथ, जो हमेशा विरोध करते रहे उनको हमने हमेशा सपोर्ट किया, उनको हमेशा बचाया। और जहां तक संतोष भाई की बात है, शायद कोई विपक्ष का व्यक्ति नहीं, इसीलिए अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी आपकी बातों से आपसे महबूबा मुफ्ती जी भी इसको लेकर बोलती रही हैं, आप उनके साथ थे, क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूं। एक मिनट में चाहता हूं संतोष जी, मैं इस बात का विरोधी हूं जो दुबे जी ने कहा, कर्नल साहब ने जो कहा हमारे नेता माननीय अजीत सिंह के विषय में कि आपने जो है उनको भीष्म पितामह की जगह पे सरसैया पे लटा दिया है, ये इनका कहना गलत है। और एक इन्होंने उदाहरण दिया कि भीष्म पितामह की दुर्दशा ये क्यों हुई थी, क्योंकि उन्होंने चीरहरण देखा था। मैं इनका ज्ञान जरा दुरुस्त कराना चाहता हूँ दुबे जी का। जी जी, उनकी दुर्दशा इसलिए नहीं हुई थी कि उन्होंने चीरहरण को देखा था, उनकी दुर्दशा इसलिए हुई थी कि वो हस्तिनापुर की गद्दी को जो है सुरक्षा देते थे, जनता को नहीं। अगर वो जनता की सुरक्षा दे रहे, अरे मेरी बात सुन लीजिए, मैं बोला नहीं, मैं नहीं बोला, वो अगर हिंदुस्तान की जनता को सुरक्षा दे रहे होते तो उनकी ये दुर्दशा नहीं होती। वो केवल वो हस्तिनापुर की गद्दी को सुरक्षा दे रहे थे, इसलिए उनकी दुर्दशा हुई। मैं जनता के साथ में खड़ा हूं, मेरे नेता अजीत सिंह जनता के साथ में खड़े हैं, इसलिए वो आपकी बात कहना गलत है। दूसरी बात, अरे मेरी बात सुन लीजिए, मैं बोला नहीं था आपके साथ में। आपने कानून की बात कही, आपने जो कांग्रेस का कानून आरटीआई था जो जनता के हाथ का हथियार था, उसको आपने कमजोर कर दिया है। आपने जानबूझ को कानून बनाया है ना, कानून बनाया नहीं, आपने विचार से आपने बनाया, हमने कानून बनाया, हमने रातों रात नहीं बदला, आरटीआई को रातों रात नहीं बदला भैया, रातों रात हमने नहीं बदला को कमजोर किया। आरटीआई से कमजोर होने से जनता के हाथों से आपको लगता है ये मैं आपकी सरकार के खिलाफ अगर मैं आरटीआई देना चाहूं कि साहब इनके खिलाफ जो है ये मैं क्वेश्चन चाहता हूं तो वो नहीं दे सकता। मिल जाएगा जब आप संतोष जी, संतोष जी, जब आपकी सरकार आती है कानून कमजोर कर देते हैं, अपने हित का कानून बनाते हैं। संतोष जी, क्या ये उकसाना नहीं है जी? हिमांशु जी सर मैं हाथ जोड़ के 10 सेकंड जी,
कहीं गलत मैसेज ना चला जाए। आदरणीय अजीत सिंह का पूरा सम्मान है, वो देश के हित में काम कर रहे हैं। मैं कभी इस पर नहीं चर्चा किया, मैंने चर्चा ये करी कि सर देश हित में और अखिलेश जी के समाजवादी गद्दी में फर्क है। इस वक्त पूरी चर्चा में जो सपोर्ट हो रही है उस पेंशन की, मैं उस पर चर्चा कर रहा था। बाकी मैं फिर दोहराऊंगा कि हम उस पार्टी का तब भी सम्मान किए हैं और आज भी कर रहे हैं। ठीक है संतोष जी, क्या ये उकसाना नहीं है कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, कानून लागू नहीं करूंगा, आवाज दबाने की कोशिश हो रही? किसकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही? क्यों, कौन है, हिमांशु किसकी जी, आवाज दबाने की? क्या हिमांशु जी, सत्ताधारी पक्ष बात की? ये है कि बिना कोई प्रक्रिया लागू किए हुए बीजेपी इस तरीके की भाषणबाजी करती है, उसके जवाब में लोग बोल देते हैं। अगर ये प्रक्रिया लागू हो जाए धरातल पर, तो किसकी औकात है को फार्म नहीं भरेगा? कल अगर ये लागू हो जाए हिंदुस्तान में कि आपको फार्म भरना, तो किसकी औकात है फार्म नहीं भरेगा? भाई भरेगा वो। तो अखिलेश हमको जी अगर क्यों कह हिंदुस्तानी रहे हैं? रहना तो ये उकसाना नहीं वो है क्या? ये नहीं, ये उकसाते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम बाहर कर देंगे, पाकिस्तान आप चले जाइए, ये कर दीजिए। अरे भाई आप प्रक्रिया लागू कीजिए, जब कोई फार्म ना भरे तो वो तो खुद ही बाहर हो जाएगा, वो तो हिंदुस्तान से बाहर खुद हो जाएगा। अच्छा, फार्म ना भरने वाला तो हिंदुस्तान से बाहर हो जाएगा। अखिलेश जी इसलिए का ये क्या नाम कहना, लेके ये कहा गया, कुछ कहा गया उनको लेकर बयानबाजी हुई कि उन्होंने ये कहा कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, मेरे सामने आ जाएगा। अगर ये उकसाना नहीं है अगर लोगों को? कानून के दायरे में रहते हुए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्रशासन हो, वो अगर कोई मैंडेटरी प्रोविजन लागू किया जाता है कि साहब आपको ऐसा करना है, तो कोई व्यक्ति उसको मना नहीं करेगा। अच्छा, ये बहुत कहा जा रहा है जो संविधान है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। आपकी आवाज कहां दब रही है? आवाज इसलिए दब रही है कि हमारा संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। किसी धर्म विशेष के लिए आप ऐसा कानून नहीं ला सकते हैं कि साहब इस धर्म का व्यक्ति ही गलत होता है। इसलिए हमारी आवाज को दबाने का मतलब विपक्ष ये कहता है। क्या मेरी बात सुन लीजिए। क्या कानून में लिखा है हिंदू धर्म वाले ऐसे होते हैं या फिर हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म वाले जो वैसे जो होते हैं? कानून स्पष्ट कहता CAA है। आया है, जो CAA आया है, उसमें इस बात का प्रोविजन किया गया है कि जो बांग्लादेश में, जो पाकिस्तान में, जो अफगानिस्तान में हमारे हिंदू भाई हैं, उनको हम माइनॉरिटीज की बात हुई है। माइनॉरिटी की बात ले लीजिए। मान लीजिए 4 धर्म उसमें जोड़ दिए गए हैं, उसमें जैन और सिख और फलाना धमाका जोड़ा गया, माइनॉरिटी की बात नहीं है उसमें। तो मैं उसका स्वागत करता हूं, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। बस ठीक है। अगर पाकिस्तान का कोई आदमी हमारा हिंदू भाई हो, हिंदुस्तान में आना चाहता है, हिंदुस्तान लेना चाहता है, तो मैं उसका विरोधी नहीं हूं। लेकिन मेरा ये कहना है कि उसके पहले जो हमारे 1 करोड़ कितना 125 करोड़ जो हमारे भारतवासी हैं, उनके रहने का ठिकाना अगर ये हिंदुस्तान की सरकार कर दे, उनके रहने खाने का इंतजाम अगर कर दे, उनकी बेरोजगारी अगर दूर कर दे, उनके लिए अगर ये काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम अपने घर को, वही है घर के लड़का खोई चाटे समझाने गगरी जाए वाली कहानी है इनके, नहीं। कि हम अपने घर में खाना नहीं दे पा रहे हैं और अपने कह रहा है? क्या बात साइड कर से रहे बच के हैं? निकल रहे हैं। आप हिंदुस्तान की आप जनता साइड को से संभाल बच नहीं के पा रहे इतना हैं। बढ़िया अमित शाह आप जी ने बहुत समाज, अच्छा- और एक बात मेरी सुनिए। समाज के इतने मेरी सच्चाई बात और व्यक्ति सुनिए, हैं आप। सही बात कही। आप इतने हिमांशु जी, समाज, मेरी एक बात और सुन लीजिए। मेरी एक बात और सुन लीजिए। अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जो मुस्लिम हैं, वो अगर किसी तरीके से हिंदू के कागज बनवा करके हिंदुस्तान में आते हैं, तो उनका इनके पास क्या इलाज है? उनकी चेकिंग हुई सर। कैसे चेकिंग होगी? अरे बहुत सारे रास्ते। अरे भाई क्या करते, इंदिरा गांधी की अरे हत्या करने बहुत वाले के सारे। विषय में आप जानते हैं कैसे गया था? और चलिए भर्ती चलिए हुआ चलिए। था? अच्छा, किस तरीके से भर्ती हुआ था इंदिरा गांधी का पुलिस साफ बल? है, एक बात बड़ी साफ है। आज अमित शाह ने जी ने भी एक इस बात का जिक्र किया है कि सीए को पढ़िए और उसके बाद तथ्यपूर्ण बात को लेकर हमारे सामने आइए। कापी सिर्फ बंटवाए हवा नहीं, में सीए की कापी को बांट रहे हैं सर, आपको कल मैं पहुंचाऊंगा आपके पास। प्रचार हो रहा 5 तुष्टीकरण जनवरी नहीं, से प्रोग्राम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटीज की बात हो रही है। अगर वहां पे मुस्लिम माइनॉरिटीज में होते तो फिर उनकी बात भी होती, उनको लेने की बात होती। लेकिन ये सिर्फ माइनॉरिटी की बात है, किसी धर्म विशेष की बात है ही नहीं। जो भी वहां पे माइनॉरिटी में है उसको लिया जा रहा है। वहां पे अगर मुस्लिम्स होते तो मुस्लिम्स को लिया जाता। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जो भ्रम है उसको दूर करना होगा। हमारे पास समय की कमी। मुसलमान हिंदू बन के अगर हिंदुस्तान में आता है, उसको ये एक समस्या है, इसको लेकर कहीं ना कहीं कानून को सख्त होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। सुनील जी, संतोष जी, कर्नल दयाशंकर जी, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी का यह कहना है कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आई तो प्रदर्शनकारियों को पेंशन देगी। वहीं प्रदर्शनकारी जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति को कहीं ना कहीं जलाकर खाक कर दिया। फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ।